उस्मान भाई उसे कई दिनों से मैनेजर की माली गड़बड़ी के बारे में बता रहे थे। माल की मंडी में वक्त पर सप्लाई हो रही थी, मगर इसके बावजूद व्यापारियों की हड़ताल की बदौलत बिजनेस को काफ़ी धक्का लगा था। उस्मान भाई खुद शहर रवाना हो रहे थे। ऑफिस में कोई और अहम काम निकल आया तो ऐसे में मजबूरन उसे ही कई और दूसरे अहम काम निपटाने के लिए आना पड़ा। वीरान काली सड़क पर गाड़ी तेजी से फासले तय करती जा रही थी। उसने सामने से नजर हटाकर जरा सा दाएं बाएं देखा। दूर कच्चे और आधे पुख्ता मकान आबादी का पता दे रहे थे। लगभग ज्यादातर घरों के सामने उसे बैलगाड़ी खड़ी नजर आई। जानवरों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज खामोशी की मोटी चादर में लम्हा भर को दहाड़ डाल रही थी। अचानक दाईं तरफ से एक अजनबी लड़की भागती हुई उसकी गाड़ी के बोनट से आ टकराई। ओ शिट! उसने वक्त पर ब्रेक लगाए। गाड़ी से उतरकर देखा कि काली चादर में लिपटे हुए एक लड़की सड़क पर पड़ी है। हेलो, कौन हो तुम? दोनों हाथ घुटनों पर जमाए झुकने के अंदाज में उसने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? मगर कोई जवाब नहीं मिला। ओ गॉड, ये क्या मुसीबत आन पड़ी? वे परेशानी से माथा मसलते हुए बड़बड़ाया। फिर कुछ सोचकर उसने झुकते हुए उस लड़की को दोनों हाथों से पकड़कर सीधा किया। आंखें बंद, चेहरे पे तकलीफ की झलक थी। गहरे गहरे सांस लेने से जरा सा हिलता हुआ वजूद उसके होश में होने की गवाही दे रहा था। दोनों हाथ कमर पर टिकाए परेशानी से चारों तरफ देखते हुए सलमान हैदर ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसी सूरत हाल भी पेश आ सकती है। दूसरे पहर में दाखिल होती रात, आबादी से दूर वीरान सड़क पे पड़ी अधमरी अजनबी लड़की। वह इस सारी सूरत हाल को यूं ही छोड़कर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर जरूर अपनी राह पकड़ता, अगर अम्मा अब्बा ने उसे इंसानियत की तालीम न दी होती। वो अजीब झगड़े में फंस गया था। अगर कोई यहाँ आ निकलता और उसे उस लड़की के साथ देखकर जो हाल होना था, उसमें अपनी इज्जत के साथ साथ जान भी जाने का खतरा दिखाई दे रहा था। उठिए मैडम, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? घुटनों के बल बैठते हुए उसने लड़की के गाल थपथपाए। जवाब में लड़की ने एक दर्द भरी आह भरकर पट से आंखें खोली और खाली जहन से उसे देखने लगी। आप मेरी गाड़ी से आ टकराई हैं, शायद कहीं फरार हो रही थीं। उठें, मेरी गाड़ी में चल कर बैठें। यूँ इस तरह सड़क पर लेटे रहना आपके लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी अफसोस की वजह है। नरमी से बोलते हुए सलमान ने उसको बाजुओं से थाम कर खड़ा किया था। हादसे ने शायद उसके होश उड़ा दिए थे, तभी तो कोई रिएक्शन किए बगैर वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे बताओ, कौन हो तुम और इस तरह अकेली रात को किससे डरकर भाग रही थी? ड्राइविंग सीट संभालते ही उसने रुख मोड़कर संजीदगी से मालूम किया। लड़की कुछ कहने के बजाय फूट फूट कर रोने लगी। उसके सर से चादर उतर चुकी थी, तेल में डूबे हुए बाल बिखरे हुए थे। देखो, इस तरह रोने से बेहतर है तुम मुझे आराम से अपने बारे में बताओ, वरना मैं अभी तुम्हें अपनी गाड़ी से उतार कर अपनी राह लेता हूँ। मुझे देर हो रही है। लड़की ने जरा सा सहम कर दुपट्टे से आंसू पोंछे। शायद अल्फाज से ज्यादा उसके सख्त लहजे का असर हुआ था, वरना इससे पहले तो वह परेशानी के बावजूद भी बहुत नरमी से पेश आ रहा था। वो आबिद से मेरा जबरदस्ती निकाह कर रहे थे। मैंने बहुत मना किया, रोई चीखी चिल्लाई, मगर कोई फायदा ना हुआ। मजबूरन मुझे भागकर निकलना पड़ा। काफी देर बाद उसकी हिचकियों के बीच धीमी आवाज उभरी, कौन आबिद? सलमान ने सामने रोड पे देखते हुए संजीदगी से मालूम किया। हाथ मुकम्मल तौर से ड्राइविंग में मगन थे। उस लड़की में कुछ ऐसा खास चौंका देने वाला और नजरों को अपनी तरफ गिरफ्तार करने वाला ऐसा कुछ भी खास ना था। दुबला पतला जिस्म, सांवली नमकीन रंगत, हुलिये पर गरीबी की छाप गहरी थी। सलमान ने एक सरसरी नज़र में उसका जायजा लेने के बाद उस पर दूसरी नज़र नहीं डाली थी। आबिद मेरे मामू का बेटा है, बड़ा ही घटिया और कमीना है। वो शुरू दिन से ही मुझ पे बुरी नज़र रखता था। बोलते बोलते आवाज़ डर से कपकपा रही थी, जैसे आबिद अब भी उसके आसपास मौजूद हो। चेहरा डर के मारे सफ़ेद हुए जा रहा था। आप नहीं जानते, वो बदचलन हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। और तुम्हारे माँ बाप, क्या कोई नहीं जो तुम्हें आबिद से बचा सके? उसने भवें उचका कर पूछा। जहन में तो एक ही सोच घूम रही थी कि वो इस लड़की को लेकर आखिर कहाँ जाए। तमाम काम निपटाते निपटाते उसे लगभग हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो जरूर लग जाना था। फिर इतने सारे दिनों में वह इसे कैसे अपने साथ लिए फिरता, किसके हवाले करता, किस हैसियत से करता? नहीं, मेरे अम्मा अब्बा दोनों मुझे छोड़कर जा चुके हैं। इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। इतना कहते ही वो फिर से बिलक बिलक कर रो पड़ी। ओह सो सैड। उसने हकीकत में अफसोस किया था। अब यह तो बताओ, तुम्हारा आखिर कोई रिश्तेदार तो होगा, मुझे उनका पता बता दो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँ। नहीं, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मामा मामी हैं जो शैतान आबिद से मेरी शादी करने जा रहे हैं। वो भीगे हुए लहजे में बोली तो वो उलझन में पड़ गया। इस अजनबी शहर में इसका भी कोई रिश्तेदार या दोस्त ना था जिसके पास वह इस लड़की को कुछ दिनों के लिए छोड़ देता
फिर काम से फ्री होते ही अपने घर ले जाता, जहाँ इस लड़की को साथ ले जाने पे एतराज तो दूर की बात, उसकी हमदर्दी और फर्ज को सराहा जाता। उसके अब्बा तो थे ही सारे जहाँ के हमदर्द, गरीब, मोहताज और बेकसों की यूँ मदद करते कि उनके दूसरे हाथ को भी मालूम न पड़ता। और अम्मा, वो तो अपने सोहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को ही ईमान समझती थी। सलमान को पूरा यकीन था कि अम्मा अब्बा इस बेसहारा लड़की के सर पे अपना प्यार भरा हाथ रखकर इसके लिए जिंदगी की कोई राह ढूंढ देंगे। देखें, आपको मेरे लिए फिक्रमंद और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस मुझे यतीम खाने में छोड़ दें। सलमान के चेहरे पे सोच की परछाई देखकर उसने अंदाज़ा लगाया था कि वो उसके लिए फिक्रमंद है, जो गलत भी नहीं था। नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते बाद फ़िलहाल तुम्हें इसी शहर में रहना होगा। वो इत्मीनान से बोला। ना अभी, ना 1 हफ्ते बाद मुझे आपके साथ आपके घर नहीं जाना, बस मुझे आप किसी यतीम खाने में छोड़ आएँ। मगर क्यों? सलमान जरा सा हैरान हुआ। तुम वहाँ महफूज रहोगी और तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। मैं आबिद से बचकर निकली तो आप मिल गए। अगर आपके घर से भागना पड़ा तो फिर कौन मुझे अपने साथ ले जाएगा? मैडम, शायद आपके सर पे चोट ज़्यादा लग गई है, तभी तो ये फजूल बात कर रही हैं। वो एक कड़ी नज़र उस पर डाल के नाराज़गी से बोला। वो मेरे अम्मा अब्बा का घर है, पूरी सेफ्टी देंगे आपको। मुझे मेरा बाबा भी मेरा निगहबान बनकर अपने घर ले गया था, एक भरपूर सायाबान जिंदगी देने का वादा किया था। जो रूखी सूखी खुद खाई मुझे भी खिलाई, तन ढकने के लिए कपड़े भी दिए। मगर इन सारे एहसानों की, सारी मेहरबानियों के बदले क्या मांगा आपने? निखट्टू अय्याश और बदचलन बेटे आबिद को मेरे पल्ले से बांधने की कोशिश। उसने नफरत से सर झटका। अच्छा, अब यह बताओ फिलहाल तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? वो जैसे उकता कर बोला। मैंने कहा ना, आप मुझे यतीम खाने में छोड़ आए, वहीं से फिर अपने सोहर को ढूंढने निकलूंगी। सोहर? सलमान ने झटके से उसकी तरफ देखा। क्या तुम शादीशुदा हो? उसे हैरत का बहुत तेज झटका लगा था। अगर कागज़ के टुकड़ों पे अपने जिस्म जान को पूरी ईमानदारी के साथ सौंप देने का इरादा करते हुए कुछ दस्तखत कर देने से कोई शादीशुदा बन जाता है, तो हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। सलमान समझने के अंदाज में सर हिलाकर रह गया। मेरी दुआ है कि तुम जल्द ही अपने सोहर से मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सको। वो दुआ के अंदाज में नरमी से बोला। नई जिंदगी? उसने तंज से हुंकारा भरा। मैं तो उसका गिरेबान पकड़कर सिर्फ उससे इतना पूछूंगी कि बरसों पहले कागजों पे तय पाने वाले रिश्तों को वक्त के संदूक में डालकर कहाँ दरिया में फेंक दिया था, जो बरसों पलटकर खबर तक ना ली। उसे बताऊंगी कि उसकी इज्जत की चादर संभालते संभालते मेरी जिंदगी की चादर तार तार होने को आ गई है। उससे गुजारिश करूंगी कि अब तन्हा मुझसे उसकी इज्जत का बोझ नहीं उठाया जा रहा, या तो आकर इस बोझ को बटाए, या फिर सलमान के मुंह से एकदम से निकला, या फिर बताओ ना। सलमान को उसका खामोश हो जाना बहुत बुरा लगा था। वो एक लंबी सांस लेते हुए बाहर गाड़ी से किसी चीज को घूर रही थी। इतना कहते ही वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। या फिर यह मेरा गला दबाकर किसी पहाड़ से धक्का दे दे, या अपने हाथों से गोली मार कर मेरे जिस्म के पिंजरे से मेरी रूह के पंछी को आज़ाद कर दे। क्या ये लड़की अपने सोहर को ढूंढ पाएगी जिसे इसने कभी देखा ही नहीं? तो इस कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और आपको बाकी की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी।